जिसने लड़ाई लड़ी उस जनता ने कभी उस नेता का इतना साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वे लोग उस समाज के लिए संघर्ष करते रहे, क्योंकि उनको पता थी कि उनकी सोच वहां तक नहीं है। साथियों, आज का विषय, हालांकि टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पहले विषय से अपनी बात रखूंगा। मैंने संविधान से पीएचडी किया है। मेरी एक क्लास को कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर मुझे संविधान पर लेक्चर दिलाने के लिए टीचर के रूप में अगर मुझे बुलाती है तो मुझे 3 घंटे के 27,000 रुपये मिलते हैं। अगर 20 मिनट पढ़ा दूं तो 5 लाख से ऊपर मेरी पेमेंट मिलती है। वो 3 घंटे की बात मैं आपको 3-4 घंटे में बताऊंगा और आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। आपसे निवेदन है, मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया, बुद्ध से लेकर के मानव आशीर्वाद तक, और साथ में आज उस कारवा को पूरे देश में लेकर के चलने वाली बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं अपने आदर्श नेता मानते हुए आपके बीच में अपनी बात रखता हूं। सम्मानित मेरी माता बहनें, नौजवान साथियों, यहां पर लिखा है, हमारे साहब ने भी बताया कि भारतीय संविधान खतरे में क्यों है। इस पर चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि ये संविधान आज के संघर्ष का परिणाम नहीं है। बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज तक, कबीर सविता सब तक जितने भी आंदोलन हुए उन सबका संघर्ष का उसका परिणाम है ये भारत देश का संविधान। अगर ये संविधान खत्म हो गया तो हमको फिर से गुलाम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए संविधान पर चर्चा होनी जरूरी है। और याद रखना, ये भारत का नहीं पूरी दुनिया का इतिहास हुआ है। जिस समस्या पर उस देश की जनता ने चर्चा की है, उस देश की जनता ने विचार गोष्ठी की है, उस देश के समाज में सभाएं की है, उस समस्या का समाधान हमेशा उस देश की जनता ने निकालने का काम किया है। समाधान निकलेगा, इस देश का संविधान बचेगा। साथियों, मैं बड़े सीरियसली बात है आपको बता करके बात को समाप्ति की नई तरफ लेकर के जाऊंगा। हालांकि ये बात बंद कमरे की है, मीटिंग के अंदर की है, लेकिन मेरा चेहरा देखोगे तो आपको खड़े खड़े बैठे बैठे भी मेरी बात समझ में आएगी। ये भारत का संविधान खतरे में क्यों है? जानते हो ऐसा क्या है? बाबा साहब ने 2 लाइन कही थी, यहां से बात निकल के आएगी और यहीं से समाधान निकल के आएगा। मैं बात को अपने को समाप्त करूंगा। बाबा साहब ने कहा, ऐसा कोई भी संविधान, ऐसा कोई भी कानून जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में हो, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी अधिकार जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में हो, उस कानून को तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रख सकते। ये बात समझ में आई? इंटेलेक्चुअल लोगों का है जब ऐसा कोई भी कानून, चाहे संविधान हो चाहे कोई भी कानून हो, अगर वो कानून उस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में है, आप उसको ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रख सकते। ये बाबा साहब ने कहा संविधान बनाने के बाद। किसका मतलब समझते हो? पूरी दुनिया में भारत देश का संविधान ऐसा संविधान है जो अपने देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में जाकर के बनाया है। इस देश की सामाजिक व्यवस्था कहती है कि ऊंच नीच रहेगी,
विरोध में जाके बनाया गया। लेकिन बाबा साहब ने भारत देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में जाकर के आपको संविधान बना के दिया और ये कहा या तो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था रहेगी या भारत देश का संविधान रहेगा। नहीं रहेगी दो चीजें इस देश में। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा एक तरफ तुम्हें भारत का संविधान बचाना है और दूसरी तरफ ये देश का संविधान जब बचेगा जब तुम इस देश की ताकत पे सत्ता पे जा करके अपनी कुर्सी पे जा करके अपनी सरकार बनाने का काम करो। अगर तुम सरकार नहीं बना पाए तो विरोधी लोग इस देश के संविधान की तरफ गलत नजर से देखेंगे, क्योंकि ताकत तो सरकार के पास है। तो मैं तुमको वोट का अधिकार दे करके चाहता हूँ और धन्य है मान्यवर साहब काशीराम, उन्होंने हमको वोट का अधिकार का महत्व बताया और एक में ही 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोगों को बनाने का काम किया और कोशिश करने का काम किया। मैं तो साहब काशीराम के परिनिर्वाण के बाद जब उनकी डेथ हुई था, उनका परिनिर्वाण हुआ, तो मैं उनकी अस्थियों का और उनकी राख का रखवाली मुझे बनाया गया। पूरे देश के लोग मिलकर के मुझसे राख मांग रहे थे साहब काशीराम की कि थोड़ी सी अस्थि दे दे मुझे बेटे। मैंने उनसे पूछा कि साहब इन अस्थि का आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हम शीशे में सजा करके रखेंगे, जब हमारे घर में कोई आएगा तो उनको बताएंगे कि साहब काशीराम की अस्थि। मैंने कहा अरे कोई इंसान इतना बड़ा भी काम कर देता है, कोई व्यक्ति इतना बड़ा भी काम कर देता है जिसकी राख के लिए लोग तरस जाते हो। मैंने उसी दिन कसम खाई कि साहब काशीराम ये जयप्रकाश आपको वचन देता है, आपका खून आपका बेटा आपको वचन देता है, आपके रास्ते पे चल के ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा। आपने अगर सीएम किया तो इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का जिम्मेदारी आपके बेटों की बनती है। सम्मान से अरे याद रखना, मैं विरोधी लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जब ये संविधान बना था ये उसके अगले दिन से ही खतरे में चला गया था। आइए उस दिन से नहीं, अरे जब ये माँ की कोख में जन्म ले रहा था, जब संविधान सभा में ये संविधान बन रहा था, अरे ये तो जब ही खतरे में चला गया था। वहां से खतरे से निकालते निकालते 70 साल हो गए, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए इस संविधान का। हम समाज की तरफ से कहना चाहते हैं नहीं कर पाओगे, नहीं खत्म कर सकते। जब लोग अशिक्षित थे, इतने लोग अवेयर नहीं थे, अरे जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज उस मंच पे बैठने वाला मेरा एक शेर का बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर उनको बुला दिया जाए तो मनु वादों की चूल हो जाएंगे। ये छोटे मोटे बच्चे नहीं है, ये लोग बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं। आप उधर से काम कर रहे हैं, हमारे दीवाना जी गाजीपुरी जी, हमें तो एक बच्चे का नाम आया, कोई माही नाम है, यादव जी हैं, इन्होंने बड़े अच्छे जिन्होंने पूरा देश उनके गानों के चला करके सम्मानित साथियों वो एंजॉय करते हैं इस मूवमेंट को। तो ये अब पीछे जाने वाला नहीं है, हमने भी एक कमिटमेंट किया है, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम इस संविधान को क्या बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। याद रखना, 400 पार करते थे, 400 पार की बात करते थे, कितने हुए? 200 पार बड़ी मुश्किल से हो पाए। और दो नेताओं के, दोनों शूद्र समाज के नेता थे, दोनों ओबीसी समाज के नेता थे। इस देश की 56 इंची की छाती बताने वाला, तीसरी बार का सपना देखने वाला नरेंद्र मोदी आपके समाज के ओबीसी समाज के दोनों नेताओं को कमरे में बंद करके दोनों के पैर पकड़ के कहता है कि तीसरी बार मुझे कैसे आपके देश का प्रधानमंत्री बनाना। ये वही है, ये कहते थे
अब की बार 400 पार करो, हम देश का संविधान बदलेंगे, यही कहते थे। अब जरा देखो अपना चेहरा देखो, कह के दिखाओ, कह के दिखाओ। और अभी तो समाज में थोड़ी सी नजर पीछे को घुमाई है, अगर साफ श्री राम के रास्ते पर चल के अगर आगे को घुमा दी तो तुम, अरे उससे लोग कहते थे ना, हम काशी राम की 4 यात्रा लेके घूमते थे, लोग कहते थे कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। मैंने कहता था बेटा अपने बाप दादा चाचा ताऊ से पूछ के दे, अपने चाचा ताऊ से दादा पापा से पूछ के दे। तुम्हारे बुजुर्ग ये कहते थे कि अब इंदिरा गांधी को कोई नहीं हरा सकता, इस कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस भी हारी, इंदिरा गांधी भी हारी। अरे जब कांग्रेस तो इंदिरा गांधी हार सकती है तो इस देश में नरेंद्र मोदी भी हारेगा और ये भाजपा भी हारेगी। सम्मान साहब ने, बाबा साहब ने कहा था कि जब जब इस देश में संविधान जिंदा रहेगा तो समझ लेना अम्बेडकर भी जिंदा रहेगा। तो साथियों संविधान भी जिंदा रहेगा, बाबा साहब की विचारधारा भी जिंदा रहेगी और साहब काशी राम के सपूत भी इस देश में जिंदा रहेंगे। हमारा एक कमिटमेंट है, हम भी पढ़ लिख के निकले हैं। याद रखना, इस देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले हमको चैन से नहीं बैठना है, ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। फिर हम दिखाएंगे इस देश में कैसे समतामूलक समाज की स्थापना की जाती है, हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलेगा। जैसा हमारे दीवाना साहब ने बताया है, आप एक आर्टिकल लिखते हो पूरा देश तुम्हारे विरोध में चला जाता है, लेकिन बाबा साहब ने 65 देशों का संविधानों को अध्ययन करने के बाद और इस भारत देश की गैर बराबरी की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद दुनिया का सबसे अच्छा संविधान लिख करके दिया, जिसमें बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब मिला कि इस दुनिया में इतनी बड़ी विषमता वाले देश में कोई इस दुनिया की धरती पर कोई इतना अच्छा संविधान नहीं लिख पाया। तो मेरे सम्मानित साथियों, बातें बहुत सी हैं, हमको फिर से कलम बढ़ाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, हम किसी वजह से थोड़े से पीछे को हो गए थे, हमने सोचा इनसे हटने के लिए छोटे दुश्मन को आप वोट दे दो, बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन को वोट दे दो। ऐसा प्रचलन हमारे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में ये चला गया था, तो तब हम थोड़ा सा नीचे आ गए। लेकिन आज जब तुम्हारे आरक्षण से कोई चोट आई तो कोई ना तो कांग्रेस बोली ना समाजवादी पार्टी बोली, अगर बोली तो आपके समाज की बहन हमारी मायावती जी बोली मैं इस आरक्षण के खिलाफ हूँ, इस वर्गीकरण के खिलाफ हूँ। तो मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन है, आगे फिर से मामला आपके बीच में आने वाला है। हमें किसी भी कीमत पे इस देश में इस मूवमेंट को बचाना है, इस पार्टी को बचाना है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। अभी और भी साथी हमारे लोग बोलेंगे, बड़े बड़े एटम बम हमारे इस मंच पे पहुंचे हुए हैं और इसमें जो है हमारे बड़े बड़े एटम बम यहाँ पर हमारे बहुत से साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सम्मानित साथियों, मुझे पर्ची भी आ गई है, थोड़ा सा और सारों को भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए, मंच का सम्मान करते हुए और जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, बड़े ही देश में विदेश में बहुत ही चर्चित चेहरा विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देखिए। सम्मानित साथियों, मैं तो पक्का आदमी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बहन नहीं है, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, घरवाली नहीं है, बच्चे नहीं है, मैं तो पक्का आदमी हूँ। लेकिन मैं आपको सम्मान के साथ में मैं आपके बीच में मैं इनको धन्यवाद करता हूँ कि आप बिल्कुल युवा अवस्था से इस मूवमेंट में लगे। उसी बीच में आपने शादी विवाह भी किया, मुस्लिम लड़की से आपने शादी विवाह किया, आपके साथ एक दो बच्चे भी हो गए हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों ने अपने परिवार के बारे में न सोच करके इस मूवमेंट के बारे में सोचा
तुम्हें विशाल बाजी की और सपना बहुत और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे एक दो साथी आपके सामने और बोलेंगे। ये कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माता जाने फिर से बैठनी शुरू हो गई है। मैं तो सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने तो। अगर आपके पति आपके बच्चे नहीं खाएंगे कोई नहीं, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, पूरे दिन बोलते रहते हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद करते हुए